देखो ये जो कंसेप्ट है ना तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है, रिपीट कर रहे हैं ये कंसेप्ट हम। अच्छा, ये बुक में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, बट अगर तुम एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस की अगर आप उठा के देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट है। मतलब कि किस लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम इसे यूज करेंगे, और हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्यों बनाई गई, वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर शो होती है। ठीक है, ये हमें मतलब समझाता है कि हाँ, आप अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। पहला है, मैंने इसके अंदर जैसे बुक के अंदर आपका चैप्टर पूरा होता है उसी तरीके से ये पीडीएफ बनाई हुई है। इसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको, डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स, देन उसके बाद बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ओप्स एंड पीपीएल। ठीक है, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से कैसे वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये जो फर्स्ट वाला हमारा कंसेप्ट है, मैं मार्क कर देती हूँ मैं कौन सा कंसेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ, मान लो मैंने जैसे आप लोगों को डेटा टाइप्स या इफ एल्स फॉर लूप वगैरह सब कुछ पढ़ाया था, तो मैं वो पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ, तो अगर पढ़ भी रही हूँ तो अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुझे उसकी करनी है तो सबसे पहले मुझे उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए, वो कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे पाइथन है, पाइथन हमारी एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या बोलती है हमें कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट और क्लास के कंसेप्ट को फॉलो करती है। मतलब कि वो अपनी जो प्रॉब्लम उसको दी जाती है उसके सब पार्टीशन या उनके भी सब पार्टीशन करके देन उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके वर्किंग करने में वो बिलीव करती है कि मुझे पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं सॉल्व करना है, मुझे पार्ट्स में सॉल्व करना है, देन मैं उसको कंपाइल करूंगी, मतलब कंबाइन करना होगा। अब इसमें दिया हुआ है, इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, जैसे आपके स्कूल में एक क्लास है 12th ए, ठीक है, 12th ए क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स है, मान लो 12th ए के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, तो वो 30 स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और 12th ए क्या है, मेरी क्लास है। इसी तरीके से जो हमारा ये oops का कंसेप्ट है, मान लो मुझे कहा जाता है एक प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आप सारे मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेट करोगे। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस 4 ले रही हूँ मैं, बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग फंक्शंस में चारों की वर्किंग करेंगे, देन उन्हें कंबाइंड करके एक क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद एक मेन फंक्शन बनेगा जिसके थ्रू हमारा पूरा प्रोग्राम वर्क करता है। तो ये होता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कि हमारे जो प्रोग्राम है पूरा हमने उसे 4 पार्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट किया, देन उसको मैंने कंबाइंड करके एक क्लास के अंदर यूज किया ताकि वो मेरा पूरा एक प्रोग्राम बन जाए, अलग अलग जो पार्ट्स में मैंने बनाया है। ठीक है, it is far better than PPL और MPL। अब क्वेश्चन आता है कि PPL और MPL क्या होता है। PPL हमारा होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और MPL होता है हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब PPL और MPL से बेटर क्यों है, क्यों? क्योंकि जो PPL है और MPL है वो हमारा क्या करता है, वो प्रोसीजर को फॉलो करता है, इसीलिए लिखा हुआ है ना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पीपीएल क्या करता है, हमारे प्रोसीजर को फॉलो करता है।
जबकि ओप्स में क्या करता है, वो क्लास के और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को तो फॉलो करता ही करता है, साथ साथ हमारा जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को भी वो फॉलो करता है। ठीक है, बिकॉज अ सिंगल प्रोग्राम और अ सिंगल प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन ओप्स। तो बेटर क्यों है पीपीएल और एमपीएलसी, क्योंकि हमारा एक सिंगल प्रोग्राम जो है वो जो सिंगल प्रॉब्लम है वो किसमें, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसके थ्रू हमें इजीली किसी भी प्रोग्राम के साथ वर्किंग करने में हेल्प मिलती है। जैसे अभी आप पाइथन के अंदर फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, फिर उन फंक्शंस का यूज करना सीखोगे, और उसके बाद आएगा आपका क्यू स्टैक का कंसेप्ट। क्यू स्टैक के कंसेप्ट में इतने सारे फंक्शंस बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि क्यू के स्टैक के अंदर पहले पुश करोगे, पुश मतलब कि एलिमेंट डालोगे, पॉप करोगे, एलिमेंट निकालोगे, उसको डिस्प्ले कराओगे, डिस्प्ले कराने के बाद गोल सीक न जाने कितने हैं उसके अंदर, और डिस्प्ले करा के गोल सीक हो गया आपका, एक मेन्यू हो गया, एक मेन फंक्शन हो गया, तो बहुत सारे उसके फंक्शंस बनेंगे। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम इजीली वर्क कर लेंगे। अच्छा, तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ ओप्स। अब इसके बाद हमें बेनिफिट्स ऑफ ओप्स दे रखे हैं। बेनिफिट्स ऑफ ओप्स में सबसे पहला कि वो हमारा बेनिफिट का मतलब है कि उससे हमें फायदा क्या है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या है। पहला, क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। दूसरा, एरर जो फाइंड आउट करनी है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो अगर किसी एक फंक्शन में एरर है, तो जरूरी नहीं है कि बाकी फंक्शंस को आप वर्क नहीं करा सकते, आप उस फंक्शन को कमेंट करके रख दो या उसको डिसेबल कर दो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो बाकी का प्रोग्राम है उसे वर्किंग में ला सकते हो। थर्ड है, अ सिंगल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स एंड पार्ट्स। जो हमारा सिंगल प्रोग्राम होता है वो पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, OOPs follow the concept of inheritance, data encapsulation, polymorphism, data abstraction and whatnot. अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इन लास्ट पॉइंट में जितने भी नाम लिखे अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOPs है, जिसके ऊपर हमारा जो OOPs का कंसेप्ट है वो पूरा बेस्ड है। कि मतलब अगर OOPs की प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वर्क कर रही है वो किन कंसेप्ट्स पे वर्क कर रही है। तो पहला है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड है इनहेरिटेंस, फोर्थ डाटा एनकैप्सुलेशन, फिफ्थ है मॉड्युलैरिटी। आप में से जिसने वाइवा नहीं दिया है, अभी मैं एक और वाइवा की डेट डिक्लेयर करने वाली हूँ, उसके अंदर आप लोग अपना वाइवा दे सकते हो। उसके बाद मैं वाइवा नहीं लूंगी। जिसका हो चुका है ठीक है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो उसी डेट पे देगा मुझे वाइवा। अगर उस दिन वो एब्सेंट हो गया तो उसके बाद वो वाइवा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या हो गया शुभम? अच्छा, अब ये बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे, फर्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट रिवीलिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इंफॉर्मेशन। मतलब आपको सिर्फ जरूरत की चीजें, जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल फीचर्स जो हम मतलब एक यूजर को दिखाने हैं, हमें सिर्फ वो हम दिखाएंगे, बाकी जो बैकग्राउंड की डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सब हाइड रखेंगे। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि मैंने जैसे ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म फिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक वेबसाइट। तो हमने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, वेबसाइट विजिट करने के बाद उसका फॉर्म ओपन किया। मान लो कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या एग्जाम फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो मेरे पास जो शो हो रहा है वो सिर्फ एक फॉर्म शो हो रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या वर्किंग हो रही है, वो सारी चीजें आपको नहीं पता। तो वो सारी चीजें हमारी क्या है, बैकग्राउंड डिटेल्स होती है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, उन चीजों को हाइड करके जो जितनी नेसेसरी चीजें हैं, जो सिर्फ आपको शो होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको शो कराती है। अब सेकेंड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कह रहा है कि दो वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मॉर्फ। पॉली और मॉर्फ का मतलब, पॉली का मतलब है मैनी,
ठीक है। पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स, मतलब कि मैं एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या बता रहा है वो, डिफरेंट फॉर्म्स में जब आप एक प्रोग्राम को यूज करते हो तो वो किसके अंडर आता है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। which tells that the single program can be written in many forms to accomplish different tasks। जो मैंने भी आपको बताया वही लास्ट लाइन में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा किसका, बेसिक कंसेप्ट है वुड्स का। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, एक हेरिडिटी टाइप का होता है, मतलब कि मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, उस प्रोग्राम से कुछ प्रॉपर्टीज मैंने इनहेरिट कर ली, मतलब ले ली, और उसको दूसरी क्लास में जाके या दूसरे प्रोग्राम में जाके मैंने उसे यूज किया। तो जिससे ली और जिसको दी, ठीक है, जिससे ली वो बेस क्लास, जिसको दी वो डिराइव क्लास, ठीक है। तो जिससे ली वो बेस क्लास, जिसको दी वो डिराइव क्लास, ठीक है। ओके तो अब इसके अंदर जो कंसेप्ट आता है वो है मतलब जितने भी टाइप्स है उसके वो है 4। इनहेरिटेंस के टाइप हमारे 4 है। फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और लास्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक ही पर्सन है जिससे इनहेरिट हो रही है चीज और एक ही पर्सन है जो इनहेरिट कर रहा है चीज। तो एक ही बेस क्लास है, एक ही डिराइव क्लास है, जिससे ले रहे हैं वो भी एक ही है, जिसको दे रहे हैं वो भी एक ही है, बेस क्लास डिराइव क्लास, ठीक है। यहाँ केस खत्म हो जाता है इसका। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक पर्सन है उसके साथ मैंने अभी 3 दिए हैं, 3 की जगह 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक हुई तो वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आ जाएगा, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक बेस क्लास और काफी सारी डिराइव क्लास, मोर देन 1 डिराइव क्लास, ठीक है, एक से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो मल्टीपल में आएगा, नहीं तो वो सिंगल इनहेरिटेंस में चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो टीचर और स्टूडेंट्स। टीचर नॉलेज इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ है वो दे रहा है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज जो भी चीज़ टीचर उन्हें प्रोवाइड करा रहा है वो सारी चीज़ गेन कर रहे हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल मतलब लेवलिंग पे वर्क करता है, ठीक है। अब लेवलिंग पे वर्क कैसे करेगा कि जैसे बेस क्लास है उसमें से ए और बी ने मतलब एक्सेस कर ली कुछ प्रॉपर्टीज, देन ए से सी ने ले ली, तो ये लेवलिंग पे काम हो गया हमारा। 1 क्या है ए बी, देन सेकेंड लेवल क्या है मेरा सी। तो जब सी को कोई चीज इनहेरिट करनी है बेस क्लास से, तो वो सबसे पहले ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, देन वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। अब एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, दोनों देखने में सेम है लेकिन एक फर्क है, मल्टी लेवल में बेस क्लास कभी चेंज नहीं होती है, एक ही बेस क्लास रहती है जो अभी भी शो हो रही है आपको। लेकिन हायरार्किकल में क्या होता है कि बेस क्लास जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। मान लो सी को कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है बी से, तो वो बी के प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है किससे, डायरेक्टली बेस क्लास से। तो बेस क्लास जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी इसके अंदर, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे सी डी ई एफ जी कोई भी हो, मतलब वो इनमें बेस क्लास को चेंज करते रहते हैं। मान लो जो अभी मैंने बेस क्लास लिखा है वो हट गई, ठीक है, उसके बाद क्या है, तो बेस क्लास मेरी कौन सी बन गई, ए और बी बन गई, दो अलग अलग बेस क्लास बन गई। और अगर इन्हें कनेक्ट करना है तो या तो ए के अंडर बी को लगाना पड़ेगा या बी के अंडर ए को लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में टाइम टू टाइम चेंज होती है बेस क्लास, मल्टी लेवल में बेस क्लास एक ही रहती है। डेटा एनकैप्सुलेशन, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम से हैं, लेकिन डेटा एनकैप्सुलेशन क्या कहेगा, इट टेल्स दैट द इम्पोर्टेंट डेटा और द रेलेवेंट डेटा या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी शोन टू अ पर्टिकुलर यूजर ऑफ द डेटा। जैसे माई सीक्वल पे आप वर्क करते हो, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी एग्जांपल देती हूँ। तो क्या है, माई सीक्वल पे जब आप वर्क करते हो ना, तो आपने बोला कि मुझे एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट की हर
टाइप का डेटा है, चाहे वो एज हो या रोल नंबर हो, एडमिशन नंबर हो, क्लास हो उसकी, और या फिर उसके फादर मदर नेम हो, ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, और उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ एडमिशन हो, सारी डिटेल दे रखी है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब यूजर मांग रहा है कि मुझे सिर्फ एडमिशन नंबर, नेम और उसका क्लास दो, तो वो सिर्फ उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन एक कैप्सूल के अंदर पैक करके वो उसको प्रोवाइड कराएगा। तो वो चीज क्या हो जाती है, डाटा एनकैप्सुलेशन, जब यूजर डेटा मांग रहा है। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन वो है जो यूजर को डेटा पहले से ऑटोमेटिकली दिखाया जा रहा है, तो वो हमारा क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डाटा एनकैप्सुलेशन है जिसमें यूजर डिमांड करता है कि मुझे ये चीज दिखाओ, तब जाके वो डेटा एक एनकैप्सुलेशन की फॉर्म में होता है, एक कैप्सूल की फॉर्म में होता है, और वो डेटा उसको शो किया जाता है। तो डाटा एनकैप्सुलेशन में वो डिमांड कर रहा है, लेकिन डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर वो जितना डेटा एक जो सिस्टम जिसके साथ वर्किंग हो, मतलब जिसके पास वर्किंग हो रही है उस सिस्टम की, वो दिखाना चाह रहा है, वो उतना ही दिखाएगा। मतलब डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर वो डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। लास्ट है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी सबसे सिंपल कंसेप्ट है, वही जब हम अपने जो भी प्रोग्राम है या जो भी एक मतलब फंक्शंस वगैरह में जब हम उसे क्रिएट कर देते हैं या उन्हें सब पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम को, एक सिंगल प्रोग्राम को, तो वो कंसेप्ट हमारा मॉड्यूलैरिटी का कंसेप्ट होता है। हम मॉड्यूल्स में जो मैं स्मॉल पार्ट्स या सब पार्ट्स या पार्ट्स बोल रही हूँ, वो सारे क्या है हमारे, वो मॉड्यूल होते हैं। और जब आप उनको मॉड्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हो, एक सिंगल प्रोग्राम से स्मॉल पार्ट्स में प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपका वो जो पूरी फंक्शनिंग होती है या जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मॉड्यूलैरिटी होती है। तो ये हमारे क्या थे, 5 बेसिक कंसेप्ट थे किसके, ऊप्स के। अब डिफरेंट जो डिफरेंस है बिटवीन ऊप्स एंड पीपीएल, तो जब आपने ये पढ़ा, ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, बेनिफिट्स पढ़े या उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उससे क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले ऊप्स ऑब्जेक्ट क्लास के कंसेप्ट को तो फॉलो करता ही करता है, लेकिन प्रोसीजर भी फॉलो करता है। लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करती है। और ऊप्स के अंदर ये हमारे 5 बेसिक कंसेप्ट्स भी दिए हुए हैं, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है पॉइंट, वो बता रही हूँ। ऊप्स के अंदर हमारे ये 5 बेसिक कंसेप्ट भी फॉलो होते हैं, जबकि पीपीएल के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं होता, वो एक सिंगल मेन फंक्शन पे काम करता है। ऊप्स में इट डजंट इंक्रीज टाइम एंड कॉस्ट ओवरहेड ड्यूरिंग चेंजेस इन डिजाइन और सोर्स कोड। जब भी आप डिजाइन या सोर्स कोड के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे होते हैं, तो वो आपका जो टाइम या कॉस्ट ओवरहेड है उसको इंक्रीज या नहीं करता है, ठीक है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर है, इट इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ओवरहेड। क्यों? क्योंकि जब एक ही मेन फंक्शन होगा तो उसके अंदर कोई भी एरर फाइंड आउट करना है या कुछ भी करना है, तो वो उसके लिए टाइम को इंक्रीज कर देगा। मतलब जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई चीज़ ढूंढने में, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। लास्ट में बोला हुआ इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लास ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, और जो प्रोसीजर वाला है वो हमारा इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉड्यूल्स कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, डिफरेंस बिटवीन ऊप्स एंड पीपीएल। नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड है।